एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ ए बिल्डिंग। व्हाट इज एस्टिमेट? फ्रेंड्स, किसी भी प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च का पहले से अनुमान लगाना या कैलकुलेट करना। जो आपका दिया हुआ प्लान है, जो भी जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, ये एस्टिमेटिंग कहलाता है। मान लीजिए एक कोई आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा घर बनाऊं, तो पहले क्या होता है, आप अपना उसका एक प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर आप उसमें ये एक बजट तय करते हैं। बजट का पता चलता है आपको कि इसमें कितना खर्च होने वाला, तब भी आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको अपना घर बनाना है या अभी कुछ दिनों के बाद बनाना है। रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग की। इसमें सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि आपको होने वाले खर्चे का पता चल जाता है। खर्चा कितना होने वाला है, कितना होने वाला है आपके प्रोजेक्ट में। दूसरा होता है कि आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। प्रोजेक्ट को कितने समय में पूरा किया जा सकता है। तीसरा नंबर है दोस्तों, इसका तीसरा रीज़न ये है कि आप सेलेक्ट कर पाते हैं कि आपको किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। आप कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं या कॉन्ट्रैक्टर हायर करने में आपको ये कॉन्ट्रैक्टर हायर करने के लिए ये हेल्प मिलती है इसमें। चौथा रीज़न है दोस्तों कि आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन होने वाले खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि मतलब आप एस्टीमेट बनाते हैं, ये तो हो गई एक जनरल बात। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हैं और आप किसी घर का एस्टीमेट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनली ही वर्क करना पड़ता है। तो इसमें जो मेजरमेंट्स होती हैं वो किसी यूनिट में की जाती हैं। तो उसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि कोई सिंगल आइटम्स होते हैं, लाइक सैनिटरी फिटिंग्स हो गए आपके, या आपके जो सैनिटरी फिटिंग्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गए, इसको हम नंबर्स में मेजर करते हैं। उसके बाद कुछ आइटम्स जो सिर्फ लेंथ ही होती है जिनकी, मतलब जैसे कि स्पेसिफिक विड्थ होती है, जैसे कि कॉर्निस हो गए, पाइप हो गए, वो स्पेसिफिक डाया का होगा आपका, और हैंड रेल्स हो गई, ये आपके मीटर में नापे जाते हैं। उसके बाद जो आइटम सरफेस एरिया रखते हैं, सरफेस मेजरमेंट रखते हैं, जैसे कि लाइक प्लास्टर है आपका, फ्लोरिंग है, पेंटिंग है, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं वो आपके स्क्वायर मीटर में नापे जाते हैं, जिसमें कि 2 डायमेंशनिंग इन्वॉल्व होती हैं, लंबाई और चौड़ाई ऑब्लिक ऊंचाई। जो आइटम होते हैं क्यूबिकल कंटेंट रखते हैं, जैसे जिसमें कि वॉल्यूम नापा जाता है, लाइक कंक्रीट हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, अर्थ वर्क हो गया, ये क्यूबिक मीटर में नापे जाते हैं। उसके अलावा जो स्टील है आरसीसी के लिए, वो उसके अलावा आपका स्ट्रक्चर स्टील है, जो रेलिंग्स वगैरह में हम यूज करते हैं, उसको हम केजी में नापते हैं। रूल्स ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स के जो रूल्स होते हैं दोस्तों, कि हम किसी भी आइटम को किस तरह से मेजर करते हैं, उसको मेजर करने का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड तरीका है, वो क्या है, वो हम डिसाइड करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 1200 से। IS 1200 के 28 पार्ट्स हैं दोस्तों, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि पार्ट 1 है वो अर्थ वर्क के लिए यूज होता है, पार्ट 2 जो होता है हमारा वो कंक्रीट वर्क के लिए होता है, पार्ट 3 हमारा ब्रिक वर्क के लिए होता है, मैसनरी, पार्ट 4 हमारा स्टोन मैसनरी के लिए यूज होता है, पार्ट 5 हमारा फॉर्म वर्क के लिए यूज होता है, और पार्ट 6 जो होता है रिफ्रैक्टरी वर्क के लिए यूज होता है, पार्ट 7 हार्डवेयर के लिए यूज होता है, पार्ट 8 स्टील वर्क एंड आयरन वर्क के लिए यूज होता है,
पार्ट 9 रूफ कवरिंग के लिए यूज होता है, इसमें क्लेडिंग भी इंक्लूड की जाती है जो रूफ के ऊपर की जाती है। पार्ट 10 जो है वो सीलिंग और लाइनिंग्स के लिए है। पार्ट 11 पेविंग, फ्लोर इंसुलेशन, डैडो स्कर्टिंग टाइल्स के लिए है। पार्ट 12 प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के लिए है। पार्ट 13 वाइड वॉश, कलर वाशिंग, डिस्टेम्परिंग और पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग सरफेस के लिए है। पार्ट 14 ग्लेजिंग के लिए है। पार्ट 15 पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निश के लिए है। पार्ट 16 लेइंग ऑफ वाटर एंड सीवर लाइंस इंक्लूडिंग अपोर्टनेंट आइटम्स। पार्ट 17 जो है वो रोड वर्क इंक्लूडिंग एयर फील्ड पेमेंट्स के लिए है। पार्ट 18 डेमोलिशन एंड डिसमेंटलिंग के लिए है। पार्ट 19 वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग और ड्रेनेज के लिए है। पार्ट 20 लेइंग ऑफ गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस के लिए है। पार्ट 21 वुड वर्क एंड जॉइनरी के लिए है। पार्ट 2 मटेरियल्स के लिए है। पार्ट 13 पाइलिंग के लिए है। उसी तरह 24वां पार्ट वॉल फाउंडेशन, 25 टनलिंग, 26 एसिड रेसिस्टेंट लाइनिंग, 27 है हमारा अर्थ वर्क डन बाई मैकेनिकल अप्लाइंसेस और पार्ट 28 है हमारा सॉइल इंसुलेशन वर्क। तो इसमें जो भी आपके रिलीवेंट आइटम्स आपके एग्जीक्यूशन में या ड्राइंग्स में दिए हुए हैं, स्पेसिफिकेशंस में दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पार्ट सिलेक्ट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने उस आइटम की मेजरमेंट करनी है। अब इसमें क्या होता है कि आपको प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों ड्राइंग्स। सबसे पहले आपको ड्राइंग्स की ज़रूरत होती है। ड्राइंग्स में क्या होता है, आपका प्लान होना चाहिए, एलिवेशन, सेक्शन और प्रोजेक्ट विद कंप्लीट मेजरमेंट। उस ड्राइंग्स के अंदर आपकी पूरी मेजरमेंट यानी कि डायमेंशंस जो है वो आपके दी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए डिटेल स्पेसिफिकेशंस ऑफ आइटम विद मेक एंड ब्रांड नेम, आप किस ब्रांड का आइटम लगाना चाहते हो। उसके बाद आपके पास शेड्यूल रेट्स पता होने चाहिए आपको कि आपने किस रेट पर भी एस्टीमेट बनाना है, वो मार्केट रेट पर बनाना है या DSR SOR पे बनाना है या फिर लंप सम पे बनाना है। उसके बाद जो हम डिटेल्ड में एस्टीमेट बनाते हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहले क्या होता है, डिटेल मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़। सबसे पहले डिटेल एस्टीमेट बनाने के लिए क्या होता है कि हमें क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम ड्राइंग से कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारा ये एक फॉर्मेट है जिसमें हम डिटेल मेजरमेंट शीट बोलते हैं या इसको शॉर्ट में MB भी बोलते हैं, मेजरमेंट बुक। इसमें सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपका डिटेल ऑफ वर्क होता है, फिर नंबर्स, फिर मेजरमेंट में आपका लेंथ, विड्थ, हाइट, फिर इनकी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं हम, फिर यूनिट, और फिर उसके बाद आपका रिमार्क्स। कोई रिमार्क्स है या आप इसमें लिख सकते हैं कि आपने कोई लेंथ किस तरह से कैलकुलेट की है, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इस शीट को, ये तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ये शीट बनाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर पर।